हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एनआईओएस की समरी लेकर 506 की, जिसमें यूनिट नंबर 11 को आज हम डिस्कस करेंगे, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्स ऑफ अ पर्सन इंडिकेट्स अ बॉय और गर्ल, अ मेल और फीमेल, अ मैन और women. This distinction is based on the natural differences that exist in the body of males and females. These differences are biological and do not generally change. व्यक्ति का लिंग एक लड़का या लड़की, एक पुरुष या स्त्री को दर्शाता है। ये अंतर स्त्री और पुरुष के शरीर में प्रकृति प्रदत्त है। क्या है ये? प्रकृति प्रदत्त है। और ये अंतर जैविक है और प्राय अपरिवर्तनीय है। तो इसमें यही अंडरलाइन करने वाली बात थी कि कैसी है ये प्रकृति प्रदत्त है। आइए जेंडर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। समाज लड़के और लड़कियों से अलग अलग प्रकार की आशा रखता है। द पर्सनैलिटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दैट इमर्जेस आउट ऑफ दीज सोशल कंडीशंस व्हाट वी कॉल जेंडर। सामाजिकरण के पश्चात स्त्रियों और पुरुषों के व्यक्तित्व को हम जेंडर कहते हैं। इस प्रकार जेंडर उन गुणों, आदेशों व कार्यों का निरूपण है जिन्हें स्त्रियों और पुरुषों से समाज उम्मीद करता है। जेंडर समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। जेंडर क्या है? समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है, यानी कि परिवर्तनीय है। अब हम बात करते हैं लिंग और जेंडर के मुख्य अंतरों को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला अंतर है, ये एक जैविक संरचना है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, और जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, यानी कि सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। ये लिंग जो है वो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि नेचर मेड है, और जेंडर समाज निर्मित, यानी कि सोसाइटी मेड है। तीसरा, ये जो लिंग है वो स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है, और जेंडर परिवर्तनीय है, यानी कि ये वेरिएबल है। लिंग क्या है? व्यक्तिगत है, यानी कि इंडिविजुअल, और जेंडर क्या है? व्यवस्थित है, यानी कि सिस्टमैटिक। ये अस्तरीय है, यानी कि नॉन हिरार्किकल, और ये जेंडर स्तरीय है, यानी कि हिरार्किकल। और ये दूसरा आता है, लिंग क्या है? अपरिवर्तनशील है, यानी कि कैन नॉट बी चेंज, और जेंडर परिवर्तनशील है। अब बात करते हैं जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के रूप में। जेंडर एज सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्शन। जेंडर भेदभाव सामाजिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से संरक्षित होता है, ठीक है। इसीलिए हम विभिन्न संस्कृति में जेंडर की भूमिका अपेक्षाओं में अत्यधिक भेदभाव देखते हैं। जिसके उदाहरण के लिए हमारा देश ही ले लो। हमारे देश के अंदर महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए, लंबे बाल रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जेंट्स को कहा जाता है तुम पिंक कलर की शर्ट मत पहना करो, लड़कियों जैसे होते हैं। जेंट्स को बोला जाता है कि भाई आप रो क्यों रहे हो, आप तो मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता। इस तरीके के जो हैं जेंडर, हमारी ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर हर एक जो चीज़ें बना रखी है कि हाँ भी ये सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं, ये सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती हैं, ये तो इसकी खूबी है, ये इसकी खूबी है। जेंडर भेदभाव की सबसे सशक्त व्याख्या को भौतिकतावाद का सिद्धांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। ये सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों में स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति से संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल जेंडर और समानता की व्याख्या करने के लिए करता है। ये सिद्धांत प्रतिपादक तर्क देते हैं कि जेंडर और समानता का कारण समाज के आर्थिक ढांचे में पुरुष और स्त्री किस प्रकार से बंधे हुए हैं। जो जेंडर और समानता का जो हमारे समाज है उसमें किस तरीके से बंधे हुए हैं, हम अपने घर में खुद देखते हैं कि हमारे घर में जो औरतें हैं वो क्या करती हैं और आदमी हैं वो क्या करते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप लोग, आदमी आराम से सोफे पे लेटा हुआ है, आराम से वो खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, अखबार पढ़ रहा है। लेकिन उस लेडीज़ की हालत देखिए, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ है, राइट। सिर्फ कहने के लिए होता है कि हाँ भाई लेडीज़ आजकल सशक्तिकरण हो गया है, ये हो गया है। आज खुद देखते होंगे आप लोग, चाहे वो औरत वर्किंग हो, चाहे वो औरत ना वर्किंग हो, उसे घर का पूरा काम संभालना पड़ता है, लेकिन जेंट्स को ये सब नहीं करना पड़ता। 1980 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जेंडर समानता के लंबे इतिहास को पहचाना और इसका जिक्र करते हुए कहा है, जेंडर इनइक्वालिटी इज अ क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट। ये चीज़ किस में कही गई है? डेफिनेशन 1980 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर समानता को पहचानते हुए जिक्र किया था। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं लिंग अनुपात। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी भी समाज में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या भी 1000 होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये संख्या 1000 नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार शिशु लिंग अनुपात है। यह 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मध्य लिंग अनुपात होता है, ठीक है।
2011 जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात सिर्फ 940 है और बाल लिंग अनुपात 914 है। जेंडर समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक मूलाधार सूचक है। बिना शिक्षा के इस जेंडर समानता को हम नहीं पा सकते, ना ही सशक्तिकरण को पा सकते हैं। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हमेशा यही चीज़ें चलती रहेंगी। ये देखिए, रेस चल रही है, आदमी भी है, औरतें भी हैं, लेकिन आदमियों के लिए कोई भी हर्डल्स नहीं है, लेकिन लेडीज़ के लिए देखिए, घर का काम, कपड़े, बच्चे, परिवार, सब चीज़ें बोलते हैं सेम बट नॉट इक्वल। अब बात करते हैं संस्कृति समाज के दुष्चक्र में फंसी स्त्रियों की दशा। क्या क्या होता है देखिए, घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, परंपरागत विश्वास होते हैं, कमज़ोर शिक्षा, सीमित विकल्प, कम उम्र में शादी हो जाती है तो जल्द गर्भधारण हो जाता है, जिससे कि कुपोषण और अस्वस्थ हो जाती हैं, कई बार गर्भधारण हो जाते हैं, जन्म में कठिनाई, कम वजन का बच्चा, उच्च नवजात मृत्यु। ये सारी की सारी चीज़ें दुष्चक्र में फंसी हुई हैं औरतें। किस किस चीज़ के दुष्चक्र में? हम बात करते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन समान अधिकारों के लिए तथा उनके विकास के अवसर के लिए महिलाओं के संघर्ष को निरूपित करता है। यह वह दिन है जब स्त्रियों और पुरुषों को जेंडर समान समाज की रचना करने की उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है। जर्मनी की एक साम्यवादी नेता है क्लारा ज़ेटकिन इसे मनाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जीएस में ही पूछा जा सकता है कि कौन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए जिम्मेदार? क्लारा ज़ेटकिन। ये देखिए, ये है क्लारा ज़ेटकिन। These interests of the workers as the exploited and oppressed are the same in all countries, ये कहती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 13 की, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल अधिकार एवं हकदारी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। लोगों को उनके अधिकारों के साथ जीवन जीने का सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर को 10 दिसंबर 1948 को अपनाकर घोषणा की। कब करी थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसमें मानव अधिकारों की एक सूची है जिसमें सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्धि का एक सर्वमान्य मापदंड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसके सदस्य देशों को कहा गया है कि वह अपने लोगों के प्रति जवाबदेह बने। इस घोषणा की विश्व भर में ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, एजुकेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिलीजन, स्पीच, इंफॉर्मेशन, प्रेस, थॉट्स, ये सारे हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। अब बात करते हैं बच्चों के अधिकारों के लिए यूएन की पहल। क्या पहल थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर फ्रेंड्स। 1948 के सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा में बच्चे के अधिकारों को पहचाना गया। कब पहचाना गया फ्रेंड्स? 1948 में। दूसरा, 1959 में आम सभा असेंबली द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया। तीसरा पॉइंट, 1966 में इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में जनरल असेंबली द्वारा इसको अपनाया गया। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं पॉइंट वाइज, 1948, 59 और 66। 1989 में क्या हुआ? कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड सीआरसी को अपनाना एक बड़ा कदम था। पांचवा पॉइंट, मानव अधिकार आयोग सीआरसी की रूपरेखा तैयार की गई। 20 नवंबर 1989 को यूएन जनरल असेंबली द्वारा इस संधि को अपनाया गया और सदस्य देशों की स्वीकृति व हस्ताक्षर के बाद 2 सितंबर 1990 से इसे लागू किया गया। ये 5 के 5 पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कौन से सन में क्या हुआ। यूएन की और विशेष संस्थाएं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बच्चों की बेहतरी के लिए चिंतित हैं। कुछ संस्थाएं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ के कार्यक्रम व सिद्धांत दुनिया के बच्चों की बेहतरी की ओर लक्षित हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से। 1989 के बच्चे के अधिकारों के सम्मेलन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बच्चों को शामिल करने को कहा जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने 1979 में एक समिति का गठन किया जिसने बाल श्रम के समस्याओं का अध्ययन करके उसे हल करने की रणनीतियों का सुझाव दिया।
नेक्स्ट 1987 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया, जो खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने वाले बच्चों की पुनर्स्थापना पर केंद्रित है। दूसरा पॉइंट, 1988 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लगभग 100 ऐसे उद्योग विशेष राष्ट्रीय बाल श्रम प्रोजेक्ट चलाए जो बच्चों की पुनर्स्थापना करने में सहायक रहा। बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से? केयर इंडिया, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और प्रथम। ये सारे के सारे एनजीओज का नाम आप याद रखिएगा। क्या पता पेपर में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रथम एनजीओ किससे रिलेटेड है, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट किसके रिलेटेड है, तो ये देख लीजिए ग्लोबल मार्च की है ये अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट आता है हमारे सामने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा आयोग एवं वैधानिक प्रावधान। क्या क्या आयोग थे, वैधानिक प्रावधान थे, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य होने के कारण केंद्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग NCPCR है, ठीक है। राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग SCPCR का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, NCPCR का गठन 5 मार्च 2007 को हमारे संविधान में बच्चों के अधिकारों के लिए दी गई गारंटी की जांच हेतु किया गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से याद करिएगा, NCPCR SCPCR, ठीक है। कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसी तरीके से मैं आपको NIOS का सिलेबस की रिवीजन करवाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।